मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि अगर श्योर शॉट वीज़ा, जैसे कई एजेंट प्रमोट करते हैं 100% श्योर शॉट वीज़ा, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, वो डील आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं, उसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया था। उस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हमने अपनी फ़ाइल लगाई हुई है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया हुआ है, तो क्या हम एम्बेसी को ईमेल या वेब फॉर्म भेजें। तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाता हूँ और आपको सारा डिटेल में समझाता हूँ कि क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि अगर आपका कोई ऐसा पर्पस नहीं है, पहला जो पॉइंट है, जो ऐसा पर्पस नहीं है वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई ज़िंदगी और मौत की बात है या किसी की लाइफ और डेथ की सिचुएशन है, अगर उसके लिए आपने अपना ये जो टूरिस्ट वीज़ा का फॉर्म या विजिटर वीज़ा का फॉर्म भरा है, तो उसके लिए आप ईमेल या वेब फॉर्म भेज सकते हैं एम्बेसी को। उसमें आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे फ़ाइल को लगाए इतनी देर होगी, तो मैंने इस काम के लिए जाना है, तो आप मुझे कब वीज़ा देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, किसी के वहाँ पे बच्चे हैं, कोई बीमार है या किसी के पेरेंट्स हैं वो बीमार हैं, उनको आप मिलना जाना चाहते हैं, तो इस केस में आप एम्बेसी को वेब फॉर्म भेज सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं कि आप वो आपकी फ़ाइल को जल्दी प्रोसेस करें। पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है ऐसी, तो आपको एम्बेसी को वेब फॉर्म या ईमेल नहीं भेजनी चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में कि हमें अगर भेजनी भी है ईमेल या वेब फॉर्म भेजना, तो वो किस केसेस में भेजनी है और किन केसेस पे नहीं भेजनी। देखिए, सबसे पहला केस है कि अगर आपकी कोई सिचुएशन चेंज हो गई है, अगर सपोज करो आप किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं, जैसे पहले आप इंडिया में रहते थे, आप दूसरे कंट्री में चले गए हैं, या आपका पासपोर्ट एक्सपायर कर गया और आपका नया पासपोर्ट आ गया है, उसको आप इन्फॉर्म करने के लिए एम्बेसी को, वो चीज़ अपडेट करने के लिए आप ये ईमेल या वेब फॉर्म भेज सकते हैं एम्बेसी को कि मेरा ये पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, अब मेरा नया आ गया, तो आप इस पासपोर्ट को कंसिडर कीजिए। और यहाँ आप कहीं किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए, आपका एड्रेस चेंज हो गया है, पहले आप इंडिया में रहते थे, आप किसी एक शहर में रहते थे, दूसरे शहर में चले गए, या आप आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, आउट ऑफ योर होम कंट्री चले गए हैं, आप कहीं और रहने लग गया, तो उसका एड्रेस आप अपडेट करने के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं, वेब फॉर्म भेज सकते हैं। पर आप उसमें ये मत बार बार लिखिए कि मैंने ये एप्लीकेशन लगाई थी तो मेरा रिज़ल्ट कब आएगा। तो ऐसे अगर आप भेजेंगे तो वो उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी फ़ाइल के ऊपर, और आपकी फ़ाइल रिजेक्ट भी हो सकती है इसके कारण। तो आप सिर्फ जो टू द पॉइंट आपने जो उनको मैसेज देना है, या टू द पॉइंट आप उनको कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अब जैसे ये दो सिचुएशन है, अगर और कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, आपने पासपोर्ट नया इशू करा लिया, तो उसका इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए आप एम्बेसी को ईमेल या वेब फॉर्म भेज सकते हैं। तो अगर आप सिंपली आप पूछेंगे कि मेरा वीज़ा कब आएगा, मैंने इस डेट को लगाया था, तो उससे आपकी फ़ाइल पे एक बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपका जो पर्पस है विज़िट का, वो नेगेटिव में चले जाएगा। उससे जो वीज़ा ऑफिसर है उसको पता लगेगा कि आपका पर्पस कुछ और है वहाँ पे जाने का, आपका पर्पस विज़िट करने का नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इस चीज़ के ऊपर आप ठंडे दिमाग से सोचिए और उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए, ठीक है। और अगर आपकी 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 सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आया, ना ही आपका कोई एड्रेस चेंज हुआ है, ना आपका पासपोर्ट चेंज हुआ है, ना कोई और डॉक्यूमेंट चेंज हुआ है, तो आप ऐसी गलती मत कीजिए कि उनको आप ईमेल भेजिए या वेब फॉर्म भेजिए, उससे आपकी फ़ाइल पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज करो अगर आपने ऐसा पर्पस दिया उसमें कि जो पर्पस ख़त्म हो चुका है, जो पर्पस चेंज हो चुका है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, उस केस में तो फाइल आपको विड्रॉ करके नई फाइल लगानी चाहिए। आपको ईमेल या वेब फॉर्म नहीं भेजना चाहिए कि मैंने ये लगाया था अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो उसमें तो वैसे ही यूज़लेस हो जाता। आप ऐसा काम करेंगे तो वैसे ही यूज़लेस लगेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। अगर दूसरी चीज़ है कि अगर आपने सिर्फ होटल बुकिंग पे अपनी
फ़ाइल लगाई है, आपने सिर्फ प्योरली टूरिज़्म पर्पस के लिए अपने फ़ाइल लगाई, तो आप बिल्कुल भी उनको ईमेल या वेब फॉर्म मत भेजिए। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सपोज़ हम इंडिया में रहते हैं, तो अगर आपने टूरिज़्म के लिए किसी शहर में जाना है, सपोज़ करो आपने शिमला जाना है, तो क्या होगा कि आप शिमला की तरफ जाएँगे, प्रिपरेशन कर लेते हैं, बाय चांस क्या होता है कि आपको खबर आती है कि शिमला की जो सड़क है वो बंद हो गई है, आप नहीं जा सकते, तो आप क्या करेंगे? आप क्या शिमला की सड़क पे जाके वहाँ पे वेट करेंगे कि कब सड़क खुलेगी और मैं जाऊँगा शिमला? देखिए, जिसकी तो मजबूरी है, जो शिमला में रहता है या जिसके फैमिली शिमला में रहती है, जिसके बच्चे शिमला में रहते हैं या किसी ने इलाज करवाने जाना, उसकी तो मजबूरी है। आपने तो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जाना, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। तो आप वहाँ पे जाके वेट थोड़ी करेंगे कि सड़क कब खुलेगी और कब मैं शिमला जाऊँगा। तो इसी सेंस में आप सोचिए कि आप वेट क्यों कर रहे हैं कि कब कनाडा वाले खोलेंगे और मैं वहाँ घूमने जाऊँगा। आप तो एक टूरिस्ट एज़ ए टूरिस्ट जा रहे हैं ना, आपको वीज़ा मिले चाहे ना मिले, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। हाँ, ठीक है, आपका पर्पस और है, मैं समझ रहा हूँ, हर एक का पर्पस और होता है, हर एक 90% लोग जो टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, वो वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। पर आप ये चीज़ आप अगर एम्बेसी को दिखाएँगे या वीज़ा ऑफ़िसर को दिखाएँगे, तो वो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर देगा। तो आपको इंडिफरेंट एटीट्यूड थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप शिमला नहीं जा पाएँगे, तो आप क्या करोगे? तो आप वहाँ पे क्या फ़ोन करोगे आप शिमला में जो एसएसपी है या डीसी हैं, जो वहाँ पे जो हायर अथॉरिटी, आप उनको फ़ोन करेंगे कि सर ये सड़क कब खुलेगी, मैंने यहाँ घूमने आना है। ऐसा तो नहीं करोगे आप, ना ही कोई करता है। ठीक है, अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको जाना ही जाना है, मतलब आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे या आपके बीवी बच्चे रहते हैं वहाँ पे, आपने कोई इलाज करवाने जाना है, तब तो आप फ़ोन करोगे। पर वैसे अगर आप सिर्फ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो आप नहीं फ़ोन करोगे, आप बॉदर भी नहीं करोगे। आप कहोगे कोई बात नहीं, इस बारी नहीं तो अगले बारी चले जाएँगे। ठीक है, आप कहीं और चले जाओगे। ये भी होगा कि आप कहेंगे कि शिमला की रोड तो बंद है, मैं मनाली चले जाता हूँ, मैं मसूरी चले जाता हूँ, कहीं और चले जाता हूँ। तो आप इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। तो इसी तरह जो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म लगाया, वो टूरिज़्म के लिए लगाया आपने। आपने होटल बुकिंग पे लगाया, तो आप इतना ज़्यादा मतलब अ, वीज़ा ऑफ़िसर को ईमेल क्यों भेज रहे हो या वेब फॉर्म क्यों भेज रहे हो कि कब मुझे वीज़ा मिलेगा और कब मैं कनाडा जाऊँगा। कनाडा जाने का आपने जो पर्पस शो किया है, वो कोई मजबूरी वाला पर्पस तो शो नहीं किया, आपने सिर्फ टूरिज़्म शो किया है। तो उसको वैसे ही रहने दो, तो आप उनको ईमेल या वेब फॉर्म मत कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोफ़ाइल पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वीज़ा ऑफ़िसर को लगेगा कि आप जानबूझ के जाना चाहते हैं, आपका पर्पस टूरिज़्म का नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप शिमला की रोड बंद होगी, तो आप वहाँ नहीं जाएँगे, आप बॉदर नहीं करेंगे, आप कहीं और चले जाओगे। बिकॉज़ यू आर ए टूरिस्ट, क्योंकि आप एक टूरिस्ट हो, टूरिस्ट को टूरिस्ट की तरह ही बिहेव करना चाहिए ना। तो आपको इसी तरह आपको शो भी यही करना है इस फ़ाइल में कि आप एक टूरिस्ट हो, अगर वीज़ा मिल जाता है तो मैं जाऊँगा, अगर नहीं मिलता तो मेरे को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप उनको ईमेल भेजोगे, बार-बार वेब फॉर्म भेजोगे, तो उस चीज़ को वो पकड़ लेंगे कि इस आदमी को, इस व्यक्ति को का पर्पस कुछ और है, इसका पर्पस टूरिज़्म नहीं है, तो वो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट कर देंगे, आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर देंगे, आपको रिफ्यूज़ल मिल जाएगा। तो ये गलती आप मत कीजिए, ना ही आप उनको कोई ईमेल भेजिए, ना ही कोई वेब फॉर्म भेजिए। अगर आपका पर्पस टूरिज़्म है या बिल्कुल प्योरली आप विज़िटिंग के लिए जा रहे हैं या टूरिज़्म है या आप किसी फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं, वो फंक्शन निकल चुका है, तो आप बार-बार क्यों उनको ये कह रहे हैं कि मैं जाना ही चाहता हूँ वहाँ पे। तो वो आप ये शो कर रहे हैं कि आपका पर्पस कुछ और है, आपका पर्पस टूरिज़्म नहीं है, तभी वो आपको रिफ्यूज़ल लेटर भेज देंगे, उसमें यही लिखेंगे कि आपका पर्पस मुझे हमें क्लियर नहीं है और आपका पर्पस कुछ और था, आप वापस नहीं आएँगे। तो इसलिए ये गलती आपने कभी नहीं करनी। यही मैं आपको जो चीज़ है ये इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि सर हम ईमेल भेज दें या वेब फॉर्म रेज़ कर दें, ट्रैवल डेट्स निकल चुकी हैं। आप एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने दिया कि आप अगर शिमला जाना चाहते हैं, तो अगर वो जहाँ जब आप घूमना चाहते थे तब तक सड़क बंद है, तो आप वहाँ पे कोई बैठ नहीं जाएँगे, आप कहीं और घूमने चले जाएँगे, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप समझिए, बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आप उनको ज़्यादा मतलब एक तरह से आप अपनी जो मोटिव है, अपना जो आप अपना मकसद है, वो आप ऐसे ईमेल लिख के अपना आप शो कर देंगे कि हम हमारा पर्पस और है। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा ईमेल भेजेंगे, वेब फॉर्म भेजेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव लिखा जाएगा, तो वो उसका नेगेटिव असर पड़ेगा आपके प्रोफ़ाइल पे।
तो इस चीज़ को आप, इस गलती को मत दोहराइए और ना ही करिए। अगर आपने वेब फॉर्म भेज दिया तो दोबारा मत भेजिए, अगर आपने नहीं भेजा, नहीं ईमेल भेजा तो मत भेजिए, बिल्कुल भी मत भेजिए। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम फाइल विड्रॉ करके दोबारा लगा देते हैं। तो देखिए, फाइल विड्रॉ तभी कीजिए अगर कोई ख़ास आपको बेनिफिट हो रहा है विड्रॉ करने का, तभी आप उसको विड्रॉ करके दोबारा लगाइए, जो मैंने एक पहले वीडियो में बताया भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरा वीडियो है वो समझ आ गया होगा। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझ आ गई होगी, और आपके जो क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, और आपको कुछ नई बातों का भी पता लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो। तो इसके अलावा अगर आप आज मेरे वीडियो पे पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके ऊपर कमेंट कीजिए। और जो पुराने लोग भी हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं रेगुलरली, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भी इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट लिखें, अपने लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख के उसका आंसर मेरे से ले सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन का उनका आंसर दूंगा। तो इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो को सच में लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।